हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप चैप्टर को कंप्लीटली करना चाहते हैं तो पहले भी बता चुका हूं, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स या अभ्यास के प्रश्नों को जरूर कीजिएगा एनसीईआर, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा और मैं कह सकता हूं कि ये पूरी के पूरे जितने भी टॉपिक होंगे आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह स्पष्ट हो जाएंगे आपके लिए। और यदि एक बार अच्छे से समझ में आ गए, फिर आप बोर्ड एग्जाम अपियर कीजिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कीजिए, सब जगह आप आसानी से इन प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। 3.5 इसके अनुसार निम्नलिखित सेलों की 298 केल्विन पर नेस्ट समीकरण एवं ईएमएफ लिखिए। नेस्ट समीकरण क्या क्या लिखनी है? नेनस समीकरण एक तो ये लिखनी है और एक हमको लिखना है ईएमएफ, यानी कि ई सेल हमारे को लिखना है। कितना होगा? ये दो चीजें हमको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चंस के 4 पार्ट दिए हुए हैं। हम पहले पार्ट से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो इक्वेशन दी है ये हमारी है mg, और इन्होंने सेल हमें रिप्रेजेंट करके बताया है mg2 प्लस, साथ में इसकी मोलरिटी दे दी 001 मोलरता है, और यह हमारा कॉपर 2 प्लस, साथ में इसकी मोलरता दे दी 0.0001 m दे दी, और यह हमारा कन्वर्ट हो रहा है CuS में। ये क्या है? एक्वा सॉल्यूशन है, आप समझ सकते हैं। जिसमें भी आयन है ये क्या है? एक्वा सॉल्यूशन है। तो ये हमारे को अभिक्रिया दे दी है, बिल्कुल सही है। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को हल करते समय हमारे को सीधे सीधे इन्होंने सेल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो यदि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेल की, उसमें आपको ये पता हो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, तो आप आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं एनोड क्या है, कैथोड क्या है। क्योंकि आपको ई सेल कैलकुलेट करने के लिए पहले ई नॉट सेल चाहिए होगा, और ई नॉट सेल का आपके पास आप जानते हैं फार्मूला होता है, चूंकि ई नॉट, यहां सेल आएगा, यहां ई नॉट बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आपको कैथोड और एनोड ज्ञात करने पड़ेंगे ना, तभी तो आप ज्ञात कर पाओगे। और जब ये ज्ञात होगा तब आपको ई सेल कैलकुलेट कीजिएगा। क्योंकि ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो नैनस समीकरण से ही हमारा आता है। और नैनस समीकरण भी हम आपको बता देते हैं। नैनस समीकरण होती है ई सेल बराबर हमारा होता है ई नॉट सेल माइनस ये होता है 2.303 RT अपॉन N इंटू एफ, और साथ में होता है लॉग बेस 10, और साथ में हमारा यहां पर क्या आ जाता है? Q आ जाता है। तो मुझे लग रहा है इतनी चीज आपको यदि दो फार्मूले पता होंगे तो आप आसानी से इसे हल भी कर पाएंगे। तो आपको पता होनी चाहिए हमें ई सेल कैलकुलेट करना है, सेल का ईएमएफ निकालना है, और ये नैनस समीकरण को भी लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये आप जानते हैं ये हमारा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन क्वाइटेंट कहते हैं, या फिर कहते हैं समीकरण की लब्धि कहते हैं। वो हमें क्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होती है। तो कैसे करेंगे अब डिटेल में समझते हैं। चैप्टर में आपको डिटेल में बता चुका हूं। सबसे पहले हम ये हमारे को जो स्टैंडर्ड सेल दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले अर्ध सेल अभिक्रियाएं आपको लिखनी है। यानी कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। आप जानते हैं एनोड का अर्थ होता है जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, ऑक्सीकरण कहां पर होती है? एनोड पर। आप जानते हैं सेल में लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड को रिप्रेजेंट करती है, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? इससे पहले भी मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, जिसे हम कहते थे जी यानी कि गैल्वनी, और इसे कहते थे LOAN। ये हमारा फार्मूला होता था। जी मतलब गैल्वनी सेल के लिए, L मतलब लेफ्ट साइड। ये हमारा सेल क्या है? Mg आयन में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर आयन।
तो ये बीच का हमारा क्या होता है, लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज होता है। तो इसके बायां पक्ष ये है, दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष एल मतलब लेफ्ट साइड, ओ मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ए मतलब ये एनोड है, और एन मतलब ये ऋणावेशित है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसे हम एनोड कह रहे हैं, ये ऋणावेशित है। तो इतनी चीज यदि आपको पता होगी तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अब समझते हैं क्या है। सबसे पहले इक्वेशन लिखें, तो ये हम देख रहे हैं ये Mg जो है, जो सॉलिड फॉर्म में है, ये परिवर्तित हो रहा है किस में, Mg2+ में परिवर्तित हो रहा है। ये सॉलिड में, ये एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये Mg2+ में परिवर्तित हो रहा है, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे को क्या लिखने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे होंगे, तभी ये इसमें परिवर्तित हो पाएगा। तो यही हमारी क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग ही ऑक्सीकरण कहलाता है, तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब दूसरे में देखते हैं जिसे हम कहते हैं अपचयन। अपचयन, और अपचयन आप जानते हैं किस में होता है, कैथोड में होता है। ये राइट हैंड साइड का पोर्शन है, और राइट हैंड साइड के पोर्शन को यदि हम इसी निमोनिक्स की फॉर्म में लिखें तो जो यहां पर है वही उल्टा हो जाएगा। तो गैल्वन में ये L है तो ये साइड हो जाएगी R, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन होता है। यहाँ हम कह सकते हैं एनोड है तो ये कैथोड है, ये नेगेटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको दाहिनी तरफ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसमें दाहिनी तरफ आप देखें ये कॉपर का आयन है, Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन में है। इससे किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर की सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है। ये कब होगा, जब कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां पर ये प्राप्त कर लेगा, तब ये इससे इसमें परिवर्तित हो रहा है। तो अब हमें ये पता चल गया एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, E0 सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले यहीं पे निकाल लेते हैं, लिखते हैं E0 सेल बराबर क्या है, E0 कैथोड। अब कैथोड किसका बना हुआ है, आप देख रहे हैं कैथोड में क्या है, कॉपर, तो लिखेंगे E0, यहां पर आ जाएगा कॉपर, माइनस दूसरा हो जाएगा E0, और एनोड किसका बना हुआ है, एनोड देख रहे हैं Mg का, इलेक्ट्रोड Mg का बना हुआ है, ये क्या आ गया Mg। अब आपको ये पता होना चाहिए कॉपर का मानक अपचयन विभव क्या होता है, और मैग्नीशियम का भी मानक अपचयन विभव क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें तो एनसीईआरटी की किताब में जो एक टेबल दी हुई है वहां पे से आसानी से आप उसे देख सकते हैं। वैसे यह आप कहीं पर भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको ये वैल्यूज दी हुई होगी, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल क्या होती है, मैं वैल्यूज यहां लिख रहा हूं, चूंकि E0 Cu की जो वैल्यू होती है वो होती है +0.34 वोल्ट के बराबर होती है, और ऐसी E0 Mg की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है -2.36 वोल्ट के बराबर होती है। ये दोनों वैल्यूज आपको हमने यहां पर बता दी है। अब E0 सेल निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, E0 सेल बराबर E0 Cu की वैल्यू कितनी है 0.34, और माइनस का निशान लगाया, और साथ में माइनस E0 Mg की वैल्यू कितनी है 2.36, तो 0.34 माइनस की माइनस पे गुणा होगी प्लस 2.36, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 और 4 10, 3 और 3 6 1 7 और 2 का 2 हो गया, तो 2.70 वोल्ट। तो E0 सेल का हमें मान पता चल गया, ये किसका माना गया 2.70 वोल्ट के बराबर आ गया। अब हमें लेकिन क्या ज्ञात करना है, तो नैनस समीकरण लिखनी है, तो नैनस समीकरण तो हमारी ये है ही, तो कैसे लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं नैनस समीकरण क्या होती है, ये होती है ई सेल बराबर E0 सेल -2.303 RT अपॉन NF, और साथ में आ गया लॉग क्या आ गया Q। अब इसे कैसे रखेंगे, वैल्यूज यदि रखते चले जाएं तो क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर E0 सेल की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 2.70 जो कि पॉजिटिव में है, -2.303 ये हो गया RT बटे N। N की वैल्यू देखिए अब हम यहां से निकाल सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के आगे जितनी ये संख्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर भी कितना है 2, तो यहां से पता चलना चाहिए N का मान कितना होगा 2। तो N की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया F, और साथ में आ गया लॉग। अब Q को कैसे लिखा जाता है, देखिए Q लिखने का तरीका क्या है, Q बराबर, अब
यदि हम इन दोनों को जोड़ करके, पहले इससे पहले प्यारे बच्चों एक और स्टेप करना पड़ेगा, परिणामी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी हमारे को, तब कहीं जाके हमारा ये काम चलेगा। तो सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया Mg सॉलिड स्टेट में प्लस Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में। ये 2 इलेक्ट्रॉन से, इस वाले से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो ये रिएक्शन में नहीं लिखेंगे। सेल अभिक्रिया में इन दोनों अर्ध सेलों की अभिक्रियाओं को जोड़ दिया जाता है। तो क्या आ गया इधर की ओर, ये आ गया Mg2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन प्लस Cu सॉलिड स्टेट। ये हमारी क्या होगी, सेल अभिक्रिया होगी। अब इस सेल अभिक्रिया में हमें क्या निकालना था, Q की वैल्यू निकालनी थी। N में आपको बता चुका हूं, N का मान कितना है 2। अब देखिए Q बराबर क्या होता है, जो हमारे कह सकते हैं उत्पाद होते हैं, उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम है और कॉपर है। इन उत्पादों की सांद्रता बटे जो हमारे अभिकारक होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, उनकी सांद्रता को लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, सबसे पहले Mg ये है 2 प्लस, अब यदि इसके आगे कोई हम कह सकते हैं अंक नहीं है Mg के आगे, तो इसका मतलब है 1 है, और 1 है तो इसकी घात आ जाएगी 1। दूसरा लिखा जाता है, दूसरा क्या है Cu, जो कि क्या है सॉलिड फॉर्म में है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो इसकी भी क्या आ जाएगी, पावर 1 आ गई, बटे यहां पर हमारे क्या है अभिकारक, अभिकारक में लिख लेंगे Mg जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसकी कुछ नहीं है आगे अंक, जिसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, वो नहीं है अंक, तो यहां पर 1 आ गया, और साथ में मल्टीप्लाई में आ गया Cu2 प्लस, और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो इसकी भी पावर 1। अब यहां पर इनकी सांद्रताएं लिखनी है प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, जो भी सॉलिड स्टेट में है यानी कि ठोस अवस्था में है, उनकी सांद्रता 1 होती है। आप खुद ही सोचिए, यदि मेरे पास कॉपर का एक टुकड़ा होगा तो उसमें कॉपर की सांद्रता क्या होगी, 1 ही तो होगी। विलियनों में सांद्रता लिखी जाती है मोलारिटी के रूप में, लेकिन ठोस अवस्था में जो सांद्रताएं होती हैं उनको 1 लिया जाता है, क्योंकि कॉपर का वायर है तो कॉपर का ही होगा ना, उसमें 99.99% कॉपर होगा, कुछ हो सकता है हल्का फुल्का कुछ मिक्सचर हो, तो उनकी सांद्रता हमेशा 1 ली जाती है। तो ये भी सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में, इनकी सांद्रताएं क्या होंगी, 1 होंगी। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं Mg ऊपर आ गया 2 प्लस, नीचे हमारा आ गया Cu2 प्लस। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। तो ये चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू जो मैंने यहां आपको सिखाई है ये मैं वहां लिख रहा हूं। तो लिखते हैं, यहां पर आ जाएगा Mg2 प्लस, इसकी पावर 1, और नीचे Cu2 प्लस इसकी पावर 1। अब Mg की सांद्रता देखिए हमको यहां पर दी है 0.001 m यानी कि मोलारिटी, और वैसी कॉपर की सांद्रता भी दी है। बस यही आपको रखना है यहां पर। एक चीज और, ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज का 2.303 RT/F, इन सब का जब मान रखते हैं तो एक सीधे वैल्यूज निकल के आती है। अलग अलग आपको पता हो, R की जो वैल्यू होती है 8.314 होती है, T 298 होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, जो F 96500 कूलम पर मोल होता है। तो इन सब की यदि वैल्यूज रखी जाए तो ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यूज निकल के आती है 0.059 के बराबर आती है। तो वैल्यूज में सीधे पुट करूंगा यहां पर, तो क्या आ जाएगा, ई सेल 2.70 माइनस ये आ गया 0.059 अपॉन नीचे आ गया 2, साथ में आ गया लॉग Mg2 प्लस की सांद्रता कितनी दी है 0.001 बटे कॉपर 2 प्लस की सांद्रता कितनी है 0.0001, ये हमें दी है। तो अब सॉल्व करना है। देखिए ऊपर की ओर डेसिमल के बाद 3 अंक है या 4 अंक है, तो डेसिमल से डेसिमल हटाया, नीचे 1 पीछे 0 लिख लीजिए या 10 से गुणा कर दीजिए। तो क्या गया 10/1, और इसका आधार भी कितना होता है 10। तो अब इसे सॉल्व करें, 2.70 माइनस 2 से इसमें भाग दें तो क्या आ जाएगा 0.0, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18 और 2 पंजे 10, इतना आ गया। फिर से क्या आ गया लॉग बेस 10, और 1 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब एक और काम की बात आपको पता होनी चाहिए कि लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है।
जो आधार है यदि वैल्यूज उसी के बराबर हो तो इनकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहां पर इसकी वैल्यूज तो क्या आ गई 1, तो क्या आ जाएगा 2.70 माइनस, इसको दशमलव के 2 स्थान तक मैं क्या कर रहा हूं, नियर अबाउट कर रहा हूं सार्थक अंकों के हिसाब से। तो ये हो गया 5, यह है 9, इसको करेंगे तो ये हो गया 0.03 के बराबर आ जाएगा। और लॉग बेस 10 मल्टीप्लाई क्या आ गया 1, तो कितना हो गया 2.70 माइनस 0.03, इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.67 आएगा प्लस का, यानी कि नेनेस्ट इक्वेशन से हमने जो सेल का ईएमएफ कैलकुलेट किया वो 2.67 वोल्ट के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं। आपको इसके लिए पहले तो ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, पहली बात, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला। सेकंड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मेन बात ये एन क्या होता है। एन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, सीधे शब्दों में कहें तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसे हल करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.5 का जो सेकंड पार्ट है वो इस प्रकार से है। इसमें जो इन्होंने सेल दिया है उसके सेल रिएक्शन इस प्रकार से दी हुई है। ये है सेकंड पार्ट है, ये Fe जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये Fe आयन में चेंज हो रहा है जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और यहां से हमारा आ गया 0.001 मोलरता इसकी सांद्रता हमें दे दी है। यहाँ हमने सॉल्ट ब्रिज बना दिया, यहाँ पर H आयन है जिसकी मोलरता 1 मोल है, और यह परिवर्तित हो रहा है H2 गैस पे, H2 गैस में परिवर्तित हो रहा है, और इस का जो दाब है वह 1 बार के बराबर है। और क्योंकि ये गैस है इसलिए यहाँ पर जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा, प्लेटिनम का होगा। इस प्रकार से इसमें इन्होंने इक्वेशन दे रखी है। अब इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे इसे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। तो पहले भी हमने इसके दूसरे पार्टों में आपको बता रखा है, जो नियम लगता है वो जी लोन का नियम लगता है, यानी कि गैल्वेनी सेल में लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड है और वो नेगेटिवली चार्ज है। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीकरण जो कि एनोड पर हो रहा है। तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, आप जान रहे Fe में परिवर्तित हो रहा है। तो Fe जो कि सॉलिड फॉर्म में है ये परिवर्तित हो रहा है Fe आयन में, Fe2+ में, जो कि हमारा क्या है एक्वस सॉल्यूशन में होगा। तो ये परिवर्तित होगा, इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। अब इसी प्रकार से देखें, ये वाली जो हमारी साइड होती है ये हमारी होती है कैथोड की साइड। तो लिखते हैं यहाँ पर अपचयन हो रहा है, और ये किस पर हो रहा है, हम कह सकते हैं कैथोड पर। कैथोड पर अपचयन की क्रिया हो रही है, और यहाँ पर H आयन जो कि एक्वस फॉर्म में है ये परिवर्तित हो रहा है। हम लिख सकते हैं H2 गैस में, H2 जो गैसेस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है। अब H आयन H2 में यदि परिवर्तित होगा तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। पहले इन दोनों को संतुलित करें तो इसमें यहां देख रहे हैं 2 है, यहां पर 1 ही है, तो यहां पर हमने 2 लिख लिया। तो अब यहां से 2 हाइड्रोजन के हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जब ये प्राप्त करेगा हाइड्रोजन तभी ये न्यूट्रलाइज होगा, उदासीन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और दोनों हम कह सकते हैं आयनिक फॉर्म में। तो सीधे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हम लिख लेंगे। तो अब देखिए ये H+ थे, ये 2 आयन थे, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो गए। तो ये हमारी क्या है, गैसेस स्टेट है। तो ये हमारी दोनों की दोनों अभिक्रियाएं हैं। अब हमने कहा था हमें ई सेल ज्ञात करना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और साथ में हमें एन की वैल्यूज भी निकालनी है। तो सबसे पहले पूरी सेल अभिक्रिया लिख लेते हैं। सेल अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ के प्राप्त करते हैं। तो पहला हमारा आ गया Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस 2H आयन जो कि एक्वस फॉर्म में है, और ये 2E से 2E आप जानते हैं ये कैंसिल हो जाता है, ये वाला पोर्शन हमारा। तो इस सेल रिएक्शन आ जाती है Fe2+ एक्वस फॉर्म में प्लस H2 किस स्टेट में आएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार से इसे करेंगे तो ये हमारी क्या होगी, अभिक्रिया होगी। अब सबसे पहले
ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखते हैं ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड। अब कैथोड क्या चीज है आप देख सकते हैं, कैथोड पर क्या है हमारा हाइड्रोजन है, तो यानी कि हाइड्रोजन का अपचयन विभव आएगा, यानी कि ई नॉट क्या यहां पर आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, माइनस ई नॉट एनोड पर क्या आएगा, एनोड पर देख रहे हैं आयरन आएगा, तो यहां पर आयरन आ गया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव क्या होता है 0, जबकि आयरन का मानक अपचयन विभव जो होता है वह हमारा होता है -0.44 वोल्ट। आप इसे टेबल से जरूर देखिएगा एनसीईआरटी की किताब में, इसी चैप्टर में जो दी हुई है। तो ये दोनों वैल्यूज यदि यहां पर रख दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई सेल नॉट इज इक्वल टू ई नॉट एच की वैल्यू कितनी होगी 0 माइनस इसके आगे माइनस, इसका मान आ गया -0.44, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो ई नॉट सेल की वैल्यूज हमारी आ गई +0.44 वोल्ट के बराबर आ गया। यह हमें पता चल गया। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो ई सेल कैलकुलेट करना है साथ में नैनस्ट इक्वेशन से। तो नैनस्ट इक्वेशन तो हमारी ये वाली होती है, तो इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं नैनस्ट समीकरण। नैनस्ट समीकरण क्या है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल जो कि हमने कैलकुलेट किया है -2.303 RT अपॉन n इंटू एफ, और साथ में आ जाएगा log बेस 10, हम क्या लिखते हैं Q। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले n निकालना है। तो हमने कहा था ये जो दो इलेक्ट्रॉन के आगे 2 आ रहा है ये हमारे n को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। तो इसे मैं यहां लिख रहा हूं n का मान कितना आ गया 2। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें किसको निकालना है, Q को निकालना है। तो हम यहाँ पे Q निकालते हैं। हम जानते हैं चूंकि Q सबसे पहले उत्पाद क्या बने, यानी कि प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों चीजें हैं। तो इसको लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा उत्पाद में सबसे पहले Fe2+, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो पावर कितनी आ गई 1। दूसरा आ गया H2 जो हमारी गैसेस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में, ये भी ध्यान रखेंगे, ये एक्वस फॉर्म में, ये गैसेस फॉर्म में, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका गुणांक यदि कुछ नहीं है H2 के आगे तो 1 है। बटे हमारे पास ये क्या है, ये तो हमारे उत्पाद हैं, ये हमारे अभिकारक हैं। तो आप जानते हैं हर में क्या आते हैं, अभिकारक। तो ये Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये क्या है हमारे, इसके आगे गुणांक 1 है तो 1 लिख दिया। साथ में हाइड्रोजन आयन है तो H प्लस एक्वस फॉर्म में है, इसके आगे गुणांक कितना है 2 तो 2 लिख लिया। अब हम जानते हैं H2 गैस, इसका इन्होंने जो दाब दिया है वो दिया है 1 बार, तो ये इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसकी जगह आ जाएगा 1 की पावर 1 तो 1 ही आएगा। इसका मतलब आ गया, ये आ गया Fe एक्वस फॉर्म में, यह है 2+ बटे नीचे हमारे पास क्या आ गया, ये सॉलिड स्टेट में है तो इसकी सांद्रता भी हमने कहा था 1 के बराबर होती है। तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा H प्लस एक्वस फॉर्म में, और इसकी पावर कितनी आ गई 2, क्योंकि यहां पर कितना था, गुणांक 2 था। ये क्योंकि ये वैल्यू हमने वहां पुट करनी है तो वैल्यूज रखते हैं। तो नैनस्ट समीकरण आ गई ई सेल बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई +0.44 माइनस ये है 2.303 RT बटे n की वैल्यू हमने कहा 2 है, और साथ में क्या लिख लिया f, साथ में आ गया log, इसको यहां से हटा रहे हैं, log Q की वैल्यू मैं यहां से लिख रहा हूं, ये Fe2+, और नीचे हमारे पास आ गया H+, इसकी पावर आ गई 2। अब आप जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है, इस पोर्शन की जो वैल्यू होती है, ये होती है 0.059। पिछले प्रश्न में भी हमने इसे हल किया था। तो यह है ई सेल बराबर 0.44 प्लस इसकी आगे 0. ये माइनस में है 0.059 अपॉन 2, और ये आ गया लॉग। अब Fe2+ आयन की सांद्रता देखिए यहां पर कितनी दी है 0.001, तो यहां पे लिख लेंगे 0.001 नीचे बटे H+ की सांद्रता कितनी दी है, ये हमारे को 1 दी है, तो नीचे क्या लिख लेंगे
1 और इसकी पावर कितनी आ गई 2। करें तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आगे का 0.44। ये तो ऐसे कैसे आ गया माइनस, जब 2 का इसमें भाग देंगे तो हमने पिछली बार भी देखा था नियर अबाउट दशमलव के 2 स्थानों पर आता है 0.03। आगे आगे लॉग, और आप जानते हैं बेस 10 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो इसका डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। ऊपर देखिए क्या है 0.001, और इसको मैं लिख सकता हूं, डेसिमल को इधर की ओर ले जाऊं तो ये 3 स्थान इधर ले जाऊंगा, 1 2 3। तो आप समझ सकते हैं ये 0.001 इसको लिख सकता हूं मैं 1 गुणा 10 की घात -3। क्यों? क्योंकि दशमलव को मैं यहां से इधर ला रहा हूं, तो 1 2 3 स्थान इधर लाऊंगा तो 10 की घात -3, तो क्या हो जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 की घात -3। तो इस प्रकार से मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्या आएगा 10 की घात -3। अब सॉल्व करें इसे तो क्या आ जाएगा 0.44 तो ऐसे ही आ गया, -0.03 मल्टीप्लाई, ये आ गया log m की पावर n। इसका सूत्र होता है, आपको ध्यान हो, log m की घात n बराबर होता है n log m। तो n की जगह क्या है, log m की घात n, m की जगह है 10 और n की घात है -3, तो n log m होगा तो -3 आगे आएगा। तो 0.03 तो मैंने ये लिख दिया, गुणा ये आ गया -3, साथ में आ गया log बेस 10। इसको सॉल्व करें 0.44 माइनस की माइनस में गुणा होगी, प्लस 3 की 0.3 में गुणा होगी तो 0.09 आ जाएगा। log बेस 10 ये 1 के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं log जो बेस है यदि वैल्यूज उतनी हो तो ये हमेशा 1 के बराबर आएगा मान। तो अब इसे रखें तो कितना आ जाएगा 0.44 प्लस 0.09, तो ये आ जाएगा 0.9 और 4 13, 4 और 1 0.53 वोल्ट। तो जो ई सेल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी वो 0.53 वोल्ट के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे पिछला प्रश्न किया था वैसे ही करा है। तो आप, मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूं, लेकिन आप इस वीडियोस को यहाँ पॉज कीजिए और थर्ड पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिए। जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब आप देखिए आपने कितना सही किया है। तो फिलहाल इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि थर्ड पार्ट है। वो इस प्रकार से, इसकी इक्वेशन हमें ऐसी दी हुई है, ये हमारे पास है Sn जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये परिवर्तित हो रहा है Sn2+ में, और इसकी इन्होंने सांद्रता दे रखी है 0.050 m, और साथ में सॉल्ट ब्रिज बन गया। यहाँ पर H आयन परिवर्तित हो रहा है और इसकी मोल सांद्रता दे दी 0.020 m, ये इसकी सांद्रता दे दी। ये परिवर्तित हो रहा है H2 गैस पे, H2 गैस पे परिवर्तित हो रहा है। इसकी जो दाब है 1 बार है, और साथ में इन्होंने यहां पर लगा दिया प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड। आप समझ सकते हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसलिए लगाया है क्योंकि H2 गैस में परिवर्तित हो रहा है, H2 गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो एक सरफेस तो चाहिए ही हमारे को एक इलेक्ट्रोड के लिए। तो प्लेटिनम क्या करेगा उस सरफेस के लिए, हम कहेंगे उस पृष्ठ के लिए देने का काम करेगा, तो इसलिए यहाँ प्लेटिनम लगाया गया है। अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं लिखते हैं। बाएं पक्ष आप जानते हैं ये हमारे किसको प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकरण को, तो लिखते हैं ऑक्सीकरण, जो कि कहां होता है, एनोड पर। और क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं ये Sn जो है सॉलिड स्टेट में है, यह परिवर्तित हो रहा है Sn2+ में परिवर्तित हो रहा है, और साथ में आप समझ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करेगा, तभी Sn2+ में आएगा। तो इक्वेशन बैलेंस है। इसी प्रकार अपचयन को देखें, जो कि कहां हो रहा है, कैथोड पे होगा इस वाले पोर्शन में, और इसमें क्या होता है, H आयन परिवर्तित हो रहा है किसमें, H2 गैस पे परिवर्तित हो रहा है। और आप समझ सकते हैं H आयन H2 गैस में है, तो पहले इसको संतुलित करने के लिए हमने यहाँ 2 लिख लिया, और प्लस जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़े गए हैं उनको ये ग्रहण करेगा, तभी ये H2 गैस में परिवर्तित होगा। तो ये हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं हैं, यानी कि एनोड और कैथोड पर क्या अभिक्रियाएं घटित हो रही है वो लिख ली। इसे अर्धशैल अभिक्रियाएं भी कहते हैं।
अब पूरी सेल की अभिक्रिया क्या होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले से तो ये कट जाएगा, बाकी को जोड़ेंगे Sn जो सॉलिड स्टेट में प्लस 2H आयन परिवर्तित हो रहा है Sn2 प्लस में, और साथ में हमारे क्या आ गया H2 जो कि गैस ये अवस्था में है। तो ये हमारे पास सेल अभिक्रिया आ गई। अब सबसे पहले देखें n का मान कितना है, क्योंकि यहां पर 2 था इसलिए यहीं पर लिख लेते हैं n की वैल्यू कितनी आने वाली है 2, जो कि हम यहां पर रखेंगे इस जगह n की वैल्यू। अब सेकंड चीज हमारे को क्या निकालना है, q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप q भी जानते हैं, q बराबर हमारा क्या होता है q। सबसे पहले देखिए उत्पाद क्या है, तो यहां पे लिखेंगे Sn2 प्लस, इसके आगे का गुणांक 1 है तो पावर 1, साथ में H2 जो गैसीय अवस्था में है इसके आगे गुणांक 1 है तो 1 नीचे। अब अभिकारकों का नंबर आ गया, तो यहाँ Sn जो कि सॉलिड स्टेट में है इसके आगे का गुणांक 1 है तो पावर 1, और साथ में H आयन इसका गुणांक 2 है तो यहाँ पावर आ गई 2। तो ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है। तो अब आप जानते हैं ये Sn ये भी एक्वस फॉर्म में है, तो गैसीय अवस्था में इसका जो दाब है वो कितना है 1 बार के बराबर है। तो H2G इसकी वैल्यू आ गई 1, तो क्या लिख लेंगे Sn2 प्लस की पावर 1, और यहां पर वैल्यूज कितनी आ गई 1 बटे नीचे क्या आ गया Sn, ये तो सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में, इसलिए इसकी सांद्रता किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। और यहां पर क्या लिख लेंगे H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी एक्वस फॉर्म में है, इसकी पावर कितनी आ गई 2। तो अब आप समझ सकते हैं 1 1 तो हट जाएगा, तो सीधे इसकी वैल्यूज कितनी आ गई, मैं 1 को यहां से मिटा रहा हूं। तो जो Q की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आई है वो इसके बराबर आई है। इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, यहीं पे लिखते हैं हम लिखते हैं ई नॉट सेल बराबर। अब आप एक बात देखिए, यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं ई कैथोड। ई कैथोड किस क्या है, हाइड्रोजन है, तो आप जानते हैं यहां पर लिख लेंगे ई नॉट एच माइनस ई नॉट। अब एनोड पे क्या है Sn है तो Sn लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब आप जानते हैं चूंकि ई नॉट एच की वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट के बराबर होती है, और वैसे ही हम जानते हैं ई नॉट Sn की जो वैल्यू होती है वो -0.14 वोल्ट के बराबर होती है। आप टेबल से जाकर के इसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, खासकर H की पता होनी चाहिए, बाकी तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दी हुई रहती है प्रश्न में। तो अब ई नॉट सेल यदि निकालें तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एच की वैल्यू कितनी आ गई 0.00 माइनस इसकी वैल्यू होगी -0.14, माइनस की माइनस में गुणोगी प्लस 0.14 वोल्ट। तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे को पता चलेगी इसके बराबर होगा। अब इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखना है, बस यही हम करते आ रहे हैं लगातार। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन से CELL सेल बराबर ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF, और साथ में आ गया log Q। वैल्यूज पुट करें, ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.14, ये वैल्यूज ली हुई है 0.14 माइनस हमने इसकी वैल्यू चलिए पहले इससे लिख लेते हैं 2.303 RT बटे n का मान हमने कहा था यहाँ पर कितना है 2, वो हमने देखा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आगे 2 आया था तो 2 आ गया, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया f, साथ में आ गया log Q की वैल्यू कितनी है Sn2 प्लस, ये आ गया Sn2 प्लस अपॉन नीचे आ गया H आयन, और जिसकी पावर कितनी है 2। तो आप जानते हैं 0.14 तो ऐसे आ गया। इस पूरे की वैल्यू जो होगी, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू लगातार हम लिखते आ रहे हैं, यह है 0.059 बटे 2, इतनी आ गई। और साथ में आगे की वैल्यू लिखें तो ये आ गया log Sn2 प्लस। Sn2 प्लस की सांद्रता कितनी है 0.05 बटे H प्लस की सांद्रता कितनी है 0.02,
ऐसे लिख लेते हैं 0.02 और इसकी पावर कितनी आ गई 2। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यह गया 0.05 बटे 0.02 का स्क्वायर है तो 0.02 गुणा 0.02। तो देखिए ये दशमलव से ये वाला कट निकल गया और इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 100। तो क्या आ जाएगा आप देखिए 100 पंजे कितना आ गया 500 बटे नीचे कितना आ गया 2 दूनी 4। तो 4 से भाग दीजिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना आ गया 125। तो यानी कि इस लॉग के आगे की वैल्यू 125 के बराबर है और इसको लिख लेंगे 0.14 माइनस, जब हमने इसको भाग दिया था पिछले दो पार्ट्स में तो हमने अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू निकाली थी 0.03, साथ में आ गया लॉग 125। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे 0.14 माइनस 0.03 और इसको लिख सकते हैं लॉग, ये 125 5 का क्यूब है आप जानते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 125 के बराबर होगा। फिर लॉग m की पावर n जो मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में बताया था, तो ये 3 कहाँ जाएगा आगे, तो क्या आ गया 0.14 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 3 और साथ में आ गया लॉग 5। लॉग 5 की, लॉग 2 की, लॉग 10 की, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। तो 0.699 इसकी वैल्यू होगी तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.14 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.699। जब इस टोटल को आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी 0.08 वोल्ट के बराबर आएगी, यानी कि ई सेल की जो वैल्यू होगी नेनेस्ट इक्वेशन से जो हमारे पास मान निकल के आएगा वो 0.08 वोल्ट के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुझे लगता है आपने जो सॉल्व किया होगा अब उसे आपने मिलान करा होगा तो आपको पता चल गया होगा आप कितनी आसानी से सीख रहे हैं, कितनी जल्दी आप सीख रहे हैं। मुझे लगता है आपका आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहे होंगे। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे इसका अगला पार्ट, लास्ट पार्ट भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों 3.5 का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो इस प्रकार से है। इसकी जो इक्वेशन है वो हमारी इस प्रकार से है। प्लैटिनम का इसमें इलेक्ट्रोड दिया है, साथ में ब्रोमीन Br2 जो कि लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, इससे बन रहा है ये ब्रोमीन आयन में परिवर्तित हो रहा है और इसकी सांद्रता 0.010 मोलरता के बराबर इन्होंने दी हुई है। साथ में सॉल्ट ब्रिज दे दिया, यहाँ पर हमें दे दिया है H आयन जिसकी सांद्रता 0.030 मोलरता हमें दे रखी है। ये किस में परिवर्तित हो रहा है, H2 गैस में परिवर्तित हो रहा है और पीछे इसका हमको दे रखा है 1 बार इसका क्या है, दाब है। यदि गैस होती है तो उसकी सांद्रता दाब से हम प्राप्त करते हैं और साथ में लास्ट में क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। तो आप जानते हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हमने कहा था जैसे गैस है या वो लिक्विड है तो उसके लिए हमने क्या करा, एक सरफेस हमें चाहिए था जो इलेक्ट्रोड का काम करे, उसके लिए हमने प्लेटिनम यूज कर लिया। अब इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, बिल्कुल सब चीजें पहले की तरह ही चलेगी। प्लेटिनम केवल एक सरफेस दे रहा है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शंस में। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण क्रिया क्या होगी, कहां पर होगी, एनोड पर होगी। अब एनोड पर क्या होता है, ये ब्रोमीन हम कह सकते हैं लिक्विड में परिवर्तित होगा। ये जो इसने इक्वेशन दी है ये एनसीईआरटी में मिसप्रिंट हो रखा है, तो आपने सही इक्वेशन क्या लिखनी है ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पर हमारा आएगा Br माइनस और यहां पर इधर की ओर हमारा आ जाएगा Br2 लिक्विड, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, तब यहां पर सांद्रता 0.010 मोलरिटी होगी। तो ध्यान रखना ये इसमें परिवर्तित हो रहा है, ये इक्वेशन थोड़ी सी उन्होंने पलट दी है जो कि मिसप्रिंट है। तो इसको सही तरीके से करेंगे तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल पहले की तरह लिखेंगे। ये Br आयन जो है वो परिवर्तित हो रहा है किसमें, ब्रोमीन में, Br2 जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब आयन इसमें परिवर्तित होगा तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ेगा।
पहले से बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो अब समीकरण संतुलित हो गई। साथ में आप समझ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसने उत्सर्जित करे होंगे, तभी ये उदासीन हुआ होगा। तो पहली इक्वेशन ये आ गई। अपचयन की विक्रिया दे रहे देखें, जो कि कहाँ होगी, कैथोड में होगी। तो क्या होगा, कैथोड में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन है जो कि एक्वस फॉर्म में है। ये परिवर्तित हो रहा है किसमें, H2 गैस में परिवर्तित हो रहा है। इसको संतुलित करें, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। अब देखिए ये H आयन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके तभी H2 गैस में परिवर्तित होगा। तो हमने पहले ही बताया था जो यहां आता है वही यहां पर आता है। तो पूरी सेल समीकरण क्या है, ये तो अर्ध सेलों की समीकरण है कि एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, अर्ध सेलों की समीकरण है। तो संपूर्ण सेल की समीकरण क्या है, इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये पद कट जाएगा, बाकी जुड़ेंगे तो 2Br प्लस 2H आयन, जो कि दोनों के दोनों एक्वस फॉर्म में है, ये परिवर्तित हो रहे हैं किसमें, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, प्लस H2 जो कि गैस फॉर्म में है। तो ये हमारे पास ये आ गया। तो यहां से हम जानते हैं n की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहां लिख लेते हैं n का मान कितना आ गया, 2। ये चीज हमें यहां से पता चल गई। अब साथ ही हम जानते हैं हमें Q की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो Q की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जानते हैं Q बराबर उत्पाद क्या है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन है, यह है Br2। तो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है, तो यहां पर लिख लेंगे Br लिक्विड फॉर्म में है, पावर 1, क्योंकि इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 2 है। ऐसी उत्पाद दूसरा क्या है, H2 गैस है, इसका गुणांक कितना है, 1 बटे, यहां पर हमारा कितना आ गया, ये आ गया ब्रोमीन जो कि आयन फॉर्म में है, इसका गुणांक कितना है, 2, तो पावर कितनी आ गई, ये 2 है तो यहाँ 2 आ गई। यहाँ H आयन है एक्वस फॉर्म में, तो इसकी भी गुणांक 2 है तो पावर 2 आ गई। अब हम जानते हैं लिक्विड ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में है, हम कह सकते हैं कि इसकी जो लिक्विड फॉर्म में जो इसकी सांद्रता होती है वो 1 होती है। वैसी गैसीय स्थिति में, गैसीय अवस्था में, क्योंकि इसका दाब 1 बार है तो सांद्रता कितनी होगी, 1 ही होगी। तो अंश तो कितना आ गया, ये भी 1 आ गया, मल्टीप्लाई 1 बटे नीचे ब्रोमीन की आयन की जो सांद्रता होगी वो लिखेंगे, और साथ में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से हम Q की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब पहले की तरह कैलकुलेट करें, सबसे पहले E नॉट सेल, तो E नॉट सेल क्या हो जाएगा, E नॉट सेल बराबर सबसे पहले E नॉट कैथोड। अब कैथोड में क्या है, हाइड्रोजन आयन है, तो इसके लिए लिख लेंगे E नॉट हाइड्रोजन प्लस E नॉट, सॉरी यहां पर आता है माइनस E नॉट, और एनोड पे क्या आता है, एनोड पे क्या है, ब्रोमीन है, तो यहां पर लिख लेंगे E नॉट ब्रोमीन। कई बार 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 कर रहे हैं इसे। आप जानते हैं हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है वो 0 होता है, जबकि जो ब्रोमीन का होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, मानक सॉरी अपचयन विभव, वो हमारा होता है -1.09, सॉरी प्लस में होता है, ये इसके बराबर होगा। तो अब ये दोनों वैल्यूज यहां पर रखनी है, तो वैल्यूज रखें तो क्या आ जाएगा, E नॉट सेल बराबर हाइड्रोजन का आ गया 0.00 माइनस ब्रोमीन का आ गया ये है प्लस 1.09 वोल्ट, तो यानी कि E नॉट सेल बराबर -1.09 वोल्ट के बराबर आ गया, ये पता चल गया। सेकंड हमने कहा हमारे को क्या निकालनी है, नैनस्ट समीकरण निकालनी है, तो लिखते हैं नैनस्ट समीकरण से। तो समीकरण क्या है, E सेल, ये हमने यहां पर लिखी हुई है, E सेल बराबर E नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF, और साथ में क्या गया log Q। वैल्यूज पुट करें, E सेल बराबर E नॉट सेल की वैल्यू -1.09, यहां से मैंने ये वैल्यूज रख ली यहां पर, माइनस इस पूरे की वैल्यूज आप जानते हैं, इस पूरे की वैल्यूज किसके बराबर होती है, इसमें T भी शामिल है, ये होती है 0.059 अपॉन नीचे क्या है N, N की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये मैंने लिख लिया। साथ में आ गया log
क्यू की वैल्यू हमने यहां लिखनी है 1/1 यहां पर आ गया ब्रोमीन स्क्वायर और आ गया H आयन का भी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया 1 पॉइंट माइनस में है, -1.09 माइनस इसको हमने सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली 0.03 आएगा। साथ में आ गया log 1 ब्रोमीन की देखिए सांद्रता कितनी है 0.010 इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और हाइड्रोजन की कितनी है 0.03 तो 0.03 का भी स्क्वायर कर लिया। तो कितना आ जाएगा, इसे अलग से यदि सॉल्व करें हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको कैलकुलेट करें तो यह आ गया 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 और दूसरा है 0.03 मल्टीप्लाई 0.03। तो सबसे पहले नॉर्मलाइज करें तो 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 स्थान 5 6 7 8 तो 10 की घात -8 तो ये हो गया। अब 3 3 9 तो क्या आ गया 9 हमारे पास ये आ गया। तो 9 गुणा 10 की घात -8 नीचे की वैल्यू निकल के आई तो ये आ गया -1.09 -0.03 log 1/9 गुणा 10 की घात -8। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.09 माइनस में साथ में 0.03 -0.03 साथ में आ गया log। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आता है 1.11 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस ये -8 है ऊपर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की घात ऊपर जाकर के किस में आ जाएगी प्लस की 8 हो जाएगी। 9 का जब 1 में डिवाइड करेंगे तो किस प्रकार से जाएगा ये डेसिमल के बाद जाएगा। तो एक पावर को इधर लाके 1.11 में आप इसे चेंज कर लेना। तो इतना हमारे पास आ गया। अब मेन बात है इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये देखिए ये हम यहां पर अलग से सॉल्व कर रहे हैं। ये हम ई सेल निकाल रहे थे। अब देखिए log 1.11 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 है। इसमें फॉर्मूला लगेगा log m मल्टीप्लाई n तो log m प्लस log n यानी कि log 1.11 प्लस log साथ में जाएगा 10 की घात 7 इसको सॉल्व कीजिए। log की वैल्यू आपने देखनी है 11 की 1 में देखनी है या 0 में देखनी है तो क्या आ जाएगा 0.041। आप टेबल से देखिएगा सबसे पीछे हमने कैलकुलेट करके पहले से ही रखी हुई है 0.041 आएगा। log की टेबल में आप देखिएगा 11 की वैल्यू साथ में log 10 टू द पावर 7 log m की घात n तो ये हमारा आ जाएगा 7 log 10 और log 10 का मान कितना होता है 1 तो यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 7 के बराबर। तो 7 में इतना जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7.041। ये वैल्यूज को यहां पर रखना है तो क्या आ जाएगा लिखते हैं ई सेल। अब इस इक्वेशन में रख रहे हैं वैल्यू बराबर 1 माइनस 1.09 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 7.041। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी -1.30 वोल्ट के बराबर आएगी। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे इस प्रश्न को हल करेंगे। प्यारे बच्चों इस प्रश्न के हमने आपको चारों पोर्शन सॉल्व कराए हैं। हम चाहते तो पहला पोर्शन करा करके आप कह सकते थे आप सेम ऐसे कीजिएगा, लेकिन हर में थोड़ा थोड़ा चेंज है। जैसे आपको पता होना चाहिए जैसे गैसीय अवस्था में तो उसकी सांद्रता बार के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर H2 गैस की सांद्रता 1 लिखी है क्योंकि 1 बार है। यदि 2 बार होता तो यहाँ 2 लिख लेते। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये आयनों की सांद्रता मोलरता में लिखी हुई है जैसे यहाँ पर है। लिक्विड की और सॉलिड स्टेट की इन दोनों की जो सांद्रताएं होती हैं वो मैक्सिमम हम क्या करते हैं 1 लेते हैं यदि प्योर लिक्विड फॉर्म में है तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप चारों प्रश्नों की चारों पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो जितने भी नेक्स्ट इक्वेशन के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उन सबको 100% सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते आप अच्छे से अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो इसको एक बार सॉल्व कीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।